बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ्ताब मुगेरी और मैं हूँ कौसर आसिम। दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस वक्त आज ईद की खुशियों में देखा जा रहा है, सबको चैनल 5 की स्क्रीन पर और मेट्रो टीवी की स्क्रीन पर जो है ईद मुबारक हो। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान समेत वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको मैं हमेशा मुहिब वतन पाकिस्तानी कहता हूँ, इसीलिए कि वो देश से दूर रहकर पाकिस्तान की इकनॉमी में और पाकिस्तान की तरक्की व तामीर में बड़ा काम करते हैं और उसके लिए अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वहाँ रहकर पाकिस्तान की इकनॉमी में बड़ा हिस्सा डालते हैं। तो आज परदेशियों की ईद यकीनन ही हमारी स्क्रीन के साथ हो रही है, तो आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और यकीनी तौर पर आज सवैयाँ भी बनी होंगी, मीठा भी बना होगा, और इसके साथ साथ अपनों के साथ जो आपने ईद मनाई होगी वो बड़ी ज़बरदस्त। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं आफ्ताब। आज का जो दिन है वो सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि मुल्क से बाहर रहने वालों का भी दिन है। और सबसे बड़ी बात, ये ईद एक ऐसा मैसेज है कि रमज़ान मुबारक के बाद जब हम ईद उल फितर मनाते हैं तो उस वक़्त हमें सिर्फ अपनों की नहीं, उन लोगों का भी ख़्याल करना चाहिए, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए जो इन खुशियों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ये एक ऐसा मैसेज है। चैनल 5 के प्लेटफ़ॉर्म से हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो गरीब इस वक़्त जो मुल्क के हालात हैं, 2 वक़्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, उनको क्या पता कि ये मॉल्स में शॉपिंग्स क्या होती है, क्योंकि मॉल्स में तो आग लग जाते हैं, तो लोगों के अंदर एक डर खौफ सा बैठ गया है। तो ये डर खौफ मिटाने का दिन है, लोगों को अपने साथ बैठाने का दिन है। ख़त्म कर दे दिलों की नफ़रतें, बुग़्ज़ और ये अदावतें, ये नहीं है ऐसा दिन। बिल्कुल, अभी आते हैं अपनी उन खुशियों की तरफ, और खुशियों में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तमाम वो गुलदस्ते जिनको अमूमन आप अपने हमारी स्क्रीन पर मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, प्रोग्रामों में देखते हैं, और बिलखुसूस उनका पाकिस्तान की तरक्की व तामीर में भी बड़ा अहम किरदार है। सियासत से वाबस्ता शख्सियात हैं आज हमारे साथ मौजूद, उनके साथ बात करेंगे, पूछेंगे कि उनकी आज की ये ईद और खुशियाँ कैसी हैं। तो सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है निहाल अपना नजमी आलम साहब। और नजमी आलम साहब जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक ग्रास रूट के कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और कितने भी बड़े बड़े मनसब मिल जाएं, मगर इनकी आजिज़ी, इनका मिलना, इनकी खुशियाँ, मोहब्बतें यकीनन ही वो काबिल तारीफ़ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और आप आए, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको सबको, आपके पूरे चैनल को, बल्कि पूरे पाकिस्तान, ये दुनिया के मुसलमानों को ईद मुबारक। क्योंकि एक ऐसा मोहब्बत भरा दिन है कि हर एक को एक दूसरे से मोहब्बत का ही तासुर देना चाहिए, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि ईद का दिन फॉरगिवनेस का दिन है। अगर किसी से कोई नाराज़गी है, कुछ है, तो उसको बिल्कुल भूल के मिले। जी, तो हमारे दूसरे मेहमान हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह भी हैं, और शफ़क़त का हाथ यकीनन ही हमारे ऊपर होता है, और इनको देखकर हिम्मत और हौसला मिलता है, क्योंकि हर दौर में जिस तरह से इन्होंने जो है कानून की बालादस्ती और उसके लिए जो जंग लड़ी है वो बड़ी अहम। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी, और कानून में इनका एक अपना एक बहुत बड़ा नाम है। सरदार यासीन आज़ाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आपको ईद मुबारक हो, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप ईद के दिन भी हमारे साथ हैं। खैर मुबारक। मैं आपके इस चैनल के हवाले से पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज ईद हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारा एक मुस्लिम मुल्क जो है इंतहाई क्राइसिस से गुजर रहा है। तो हम ईद की खुशियाँ उनके साथ भी बांटते हैं, और उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने नेक मकसद में कामयाबी दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूर रह उनकी के हम कुछ नहीं, दुआ पूरी उनके मुस्लिम लिए। उम्मा की कामयाबी होगी, बिल्कुल। तो उनको भी देते हैं। और जिस तरह नजमी साहब ने कहा कि ईद का दिन जो होता है वो ये खुशियाँ बांटने का दिन है, लेकिन जहाँ हम खुशियाँ बांट रहे हैं वहाँ ईरान के साथ जो हम अपने गम को भी बांट रहे हैं। ऐसे ही आज ईद के दिन, और आज ईद के दिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बिल्कुल बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल। तीसरे हमारे मेहमान हैं, उनका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सियासत से है, मगर मैं उनको हमेशा तारीख़ दान की हैसियत से देखता हूँ। उनकी तारीख़ पे बड़ी गहरी नज़र है, और बहुत सी चीज़ों में जब हम इधर उधर जाते हैं तो इनकी रहनुमाई हमें मिलती रहती है। और सेनेट में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ा अहम इनका रोल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कदावर शख्सियत है डॉक्टर सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो।
کہ آپ ہمارے بیچ میں ہیں. کیسی آپ کی عید ہے سر؟ آفتاب مغیری صاحب مہربانی، آپ نے ہمیں یاد کیا. عید مبارک آپ کو اور دیکھنے والوں کو. ساری دنیا میں کرائسس ہیں اور لوگ جو ہے پریشان ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. مڈل ایسٹ سارے میں، ایران میں، دنیا میں جو افراتفری ہے تو ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے. اور ہر جنگ کے بعد بہت بڑی تبدیلی آتی رہی ہے، فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، اور یہ یقیناً بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر یہ کہ یہ عید بڑی مشکل وقت میں آئی ہے، اور یہ مشکل وقت اچھے نمونے گزر جائے تو اچھی بات ہے. مہمان ہیں وہ بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ ان کا بھی بڑا اہم رول ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور بالخصوص سندھ کی جو اقلیتی اور پاکستان کی اقلیتی کمیونٹی ہے ان میں بڑا اہم کردار ہے. ڈاکٹر راکیش صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آج عید کی خوشیوں میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو عید کی بہت بہت مبارک. شکریہ آفتاب بھائی. سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے تسلسل سے پوری قوم کو عید کی مبارکباد دوں گا، اور سندھ اور پاکستان کی جو ہندو کمیونٹی ہے اس کی طرف سے بھی میں مبارکباد دوں گا. میں پاکستان میں رہ کے ایک پراؤڈلی فیل کرتے ہیں ہم کہ ہم صرف ایک عید نہیں مناتے، ہم تو 4 عید مناتے ہیں، جس میں ہولی ہو، دیوالی ہو، بڑی عید ہو اور چھوٹی عید ہو. کیونکہ یہ پاکستان کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ ہندو اور مسلمان ہر تہوار ایک ساتھ مناتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں. کسی کو وہ احساس نہیں دلاتے ہیں کہ آپ الگ ہیں، آپ الگ ہیں. کیونکہ جب ہماری دیوالی ہوتی ہے تو ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ پٹاخے اور مٹھائیاں کرتے ہیں، ہولی میں ہمارے ساتھ رنگ ملاتے ہیں، اور آج یہ عید ہے، مسلمان بھائیوں کی عید ہے، اس میں ہم بھی شریک ہیں اس خوشی میں. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اس پوری خوبصورت محفل میں ہمیں مدعو کیا اور خوشیوں میں ہماری شامل کیا. روایات ہے سر، یہ ہماری روایات ہے. اور بالکل سر، جلدی اب آتے ہیں جو ہے آپ کی طرف. نجمی بھائی، عید، آج کی عید اور کل کی عید، یعنی کہ لڑکپن کی، بچپن کی عید میں کیا فرق ہے؟ بچپن کی عید میں چاروں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون عیدی دے گا، کون عیدی دے گا، کون عیدی دے گا. اور اب یہ ہوتا ہے کہ کون عیدی کس کس کو دینی ہے، یہ فرق تو آ جاتا ہے بچپن نا. کی عید کا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے بہت، جو یادداشت میں آج بھی آپ کو؟ خاص تو نہیں ہے عید پہ کوئی ایسا. یہ وہی نارملی اب جو عید گزرتی ہے ہماری، پہلے دن تو اوبیسلی کیونکہ یہ ایک فیملی فیسٹیول ہے، لیکن ہمارے لیے فیملی فیسٹیول نہیں رہ جاتا، پولیٹیکل لوگوں کے لیے. لیکن بچپن جو گزرا ہے آپ کا، اس کی بات میں کر رہی ہوں کہ اس کی عید کیسی ہوتی تھی. کپڑے لاتے تھے وہ رات کو بستر پہ وہ رکھ دیا، جوتے، چشمہ، بالکل وہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی پیسے ملتے تھے تو پہلا کام یہ کرتے تھے بھاگ کے جائیں کوک پی کے آ جائیں. زمانے کوک کولا پینا بھی بڑی بات ہوتی تھی نا. پہلا کام یہ ہوتا تھا ایک کوک پینی ہے بھائی جا کے. وہ ہوتا تھا کچھ چیزیں کر لی، یاسین بھائی کی طرف جائے. یاسین صاحب، یہ عید یقیناً سادگی کے ساتھ تو پاکستان کے تمام لوگ ہم منا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ سر بچپن کی عید اور گزری ہوئی عیدیں، کچھ یادیں جو سمجھا جائے کہ یار وہ عید جو ہے بہت اچھی تھی، جب وہ ایک جوانی تھی، خوشی. جوان آپ ابھی بھی ہیں، نہ سمجھیے گا کہ آپ ابھی بھی نوجوان ہیں آپ. دیکھیں سر، جو بچپن کی عید ہے نا، جو لائف گزرتی ہے نا، تو لائف کے حساب سے عید کا طریقہ کار بھی چینج ہوتا ہے. جس طرح عمر گزرتی ہے نا، اسی سے جو بچپن کی عید ہے، وہ بچپن کی عید میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہمیں سپورٹ کرنے والے لوگ چاہیے تھے جو ہمیں دیتے تھے، عیدی بھی دیتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ عید کی خوشیاں کیا ہوتی ہیں. بار عیدیاں گنتے تھے. پھر چلتے پھر ایک ذمہ داری آئی کہ پہلے لیتے تھے، پھر دینا کے وقت آ گیا، دینا شروع کر دیا. اور پہلے اس زمانے میں اگر کوئی 5 روپے بھی دیتا تھا تو بچہ خوشی سے لیتا تھا.
آپ بچوں کو کسی کو 5 روپے دے کے دیکھیں تو وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، یہ کیا دے رہے یہ ہیں، کیا دیا ہے، یہ کیا دے رہے ہیں. ابھی بالکل تو سر وہ آیا نا سب سے بڑا نوٹ وہی چاہیے. وہی چاہیے وہی. وہ بھی بڑی مشکل سے ایگری مشکل سے، کرتے ہیں، ہاں. بعض بچے ایسے ہیں. بالکل تو ظاہر ہے کہ جس طرح نظمی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا پاکستان جو ہے اس میں غربت بہت زیادہ ہے، ہوں، اور ہم جب عید کی خوشیاں مناتے ہیں ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی بالکل جو مشکل دور سے گزر رہے ہیں ان کی بہت عید ضروری کی ہے. خوشیوں کو ہم بانٹ سکتے ہیں یا نہیں بانٹ سکتے. میں عموماً ایک بات کہتا ہوں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں ایک مزدور کو اگر آپ 35 یا 40 ہزار روپے تنخواہ دیتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ اس کی ماں بھی ہے یا باپ بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو وہ 40 ہزار میں کس طرح اپنی زندگی کو سر پلان بجلی کا کرتا بل ہے، بھی ہے، کیسے کھینچتا ہے، ساری چیز. اور اس میں سے کس کو کیا عیدی دے گا وہ، بالکل یہ کبھی ہمیں سوچنا چاہیے. تو میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو طبقہ ہے نا، اس طبقے کو جس طرح کوئی بڑے لوگ ہیں ان کی تنخواہوں کا کوئی لمٹ نہیں ہے، بالکل لیکن غریب لوگوں کی تنخواہیں جو ہے نا، ہم مثلاً فار ایگزامپل ہماری جوڈیشری کو لے لیں، 12 سے 25 لاکھ پہ لے گی. کوئی بیوروکریٹ ہے ریٹائر ہو رہا ہے، کنٹریکٹ پہ جاتا ہے تو 20-22 لاکھ میں جاتا ہے، لیکن مزدور کی تنخواہ 35 سے 40 کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں خزانے پہ وزن پڑے گا. بالکل تو ہمیں ان لوگوں کے متعلق سوچنا چاہیے جو بڑے مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بالکل. اور چونکہ ہمارے حکومتی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاہے مرکز ہو یا صوبہ ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ فار گاڈ سے جو 80% ہمارے غریب لوگ ہیں نا، ان کی لائف کی طرف بھی سوچیں کہ وہ کیسے. میری سب تھوڑی کلامی ہو رہی ہے. اس عید پہ میں نے یہ فیل کیا کہ ہر دفعہ عید سے پہلے رمضان میں کوئی نہ کوئی آدمی ہیلپ کے لیے کہتا ہے، کوئی راشن مانگ رہا ہے، کوئی. اس دفعہ زیادہ تعداد بڑھ گئی ہے کیونکہ راشن مانگنے کے لیے یا نہ کوئی ہیلپ کے لیے. یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، غربت کا ریشو بڑھ رہا ہے لوگوں کو اپنی. تو یہ اس دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ زیادہ لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. کیسی رہی آج عید؟ بد پرہیزی بھی کی ہوگی، میٹھا بھی زیادہ کھا لیا ہوگا، اور جو کہ عموماً سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو ڈانٹ بھی پڑتی ہے کبھی کبھار. اب تو پہلے تو بھابھی اور بڑے ڈانٹتے تھے، اب تو بچے بھی ڈانٹتے ہیں کہ میٹھا نہیں کھانا ہے آپ نے. عید میں نے پہلے کہا کہ عید ہو گئی، جی ہاں، اور ہمارے پاس جو سامنے آتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی یہ کہ دیکھیں آپ نے جو سوال کیا سب سے کہ وہ جو بچپن کی کس طرح گزری، بالکل. دیکھیں ہر کلچر میں، ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی موت کے بعد آپ جوانی رہیں گے اور تازہ توانا رہیں گے. ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے، ان کے مذہب میں بھی یہی ہے، کرسچینٹی میں بھی یہی ہے. تو وہ جو جوانی اور کا جو ہے وہ ساری زندگی ہم مرنے کے بعد جوانی رہیں گے، یہ کنسیپٹ ہے ہر جگہ. بالکل. تو آپ نے جو کہا کہ جو بچپن میں جو عید ہوتی ہے یا ان کا تہوار ہوتا ہے ہولی یا دیاری یا کرسچینٹی میں جو سیلیبریٹ ہوتا ہے یا دیگر مذہب میں، وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی ایک ہی طرح ہوتا ہے. مگر پاکستان میں اور ساری دنیا میں جو غربت ہے اور اس وار کی وجہ سے جو پینز بڑھ گئے ہیں اور غربت اور بڑھے گی، اور کیا ہونے والا انسرٹنٹی ہے وہ جوانوں میں بھی ہے اور بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ہے، عورت میں بھی ہے، اور بڑھے گی. گی. عید کا موقع، کوئی خوشی کی ایسی خبر، کوئی ایسی بات کہ ہماری عوام کی خوشی دگنی ہو جائے. دیکھیں ہم امید کریں کہ وار ختم ہو جائے انشاءاللہ. تو وار ختم ہوگی تو بہت سی چیزیں نارمل ہوگی، یہی ہم امید اس وقت کر سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر آپ کی طرف آئیں گے. ینگسٹ ہیں اور یقینی طور پہ آپ نے جیسے کہا کہ سال میں ہماری بڑی اہم خوشیاں، 4 خوشیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہندو کمیونٹی کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ محب وطن جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں پاکستان میں. آباء قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 15 اگست کی اسپیچ اور سبز ہلالی پرچم میں واضح طور پر ایک پیغام دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں سمجھوں
कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है हमारी ये तमाम कम्युनिटियों को इक्वल हकूक़ हासिल हैं आईन पाकिस्तान के तहत। तो आज की इस त्यौहार में भी खुशियों में जो कि मुसलमानों की ईद में भी जो है आप हर जगह पे शामिल, पता नहीं लगता कि कभी हम होली में शामिल होते हैं, कभी हम दिवाली में शामिल होते हैं, तो कैसे लग रहा है आज? बिल्कुल, हमें तो आज ऐसे ही लगा जैसे पहले मैंने फरमाया कि आज वैसे हमारी जैसे दिवाली हो या होली हो, जी क्योंकि हमें तो महसूस कराया ही नहीं जाता कि आप अलग हैं जी, और हम बिल्कुल। अलग हैं। क्योंकि अभी भी मैं जब घर से आ रहा हूँ तो मेरे सामने जो पड़ोसी हैं उन्होंने 2 मिठाई के डब्बे भेजे, जी तो मिठाई तो हमारे घर पे भी आ गई, हमने भी समझा और बच्चों ने भी कपड़े पहने हैं कि हम भी शाम को जा रहे हैं घूमने के लिए। उसी तरह जिस तरह से आपकी फैमिली और बच्चे बाहर घूमने जाते हैं पार्कों में झूले झूलने, उसी तरह से हमारे बच्चे भी हम साथ लेके चलते हैं। देखें, ये पाकिस्तान में ये एक लिबरल सेक्युलर जो थिंकिंग है, ये एक बड़ा मैसेज जाता है। और मैं तो आपके चैनल 5 के थ्रू मैं तो इंडिया को और स्पेशली मोदी को भी मैसेज देना चाहूँगा कि आप सीखें पाकिस्तान से, पाकिस्तान की कौम से, कि इनमें जहाँ पे जितनी अक़लियती बरादरी जिसमें हिंदू सिख ईसाई जो कौमें रहती हैं उनको बराबर के हुकूक मिले हुए हैं, उनको वो सारी आज़ादी मिली हुई है, वो सारी खुशियाँ मिली हुई हैं। जहाँ पे हमारे जब त्यौहार होते हैं तो हम फैमिली के साथ अपने मंदिरों में अपने गुरुद्वारों में वहाँ पे जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हमें कोई भी नहीं ऐसा होता है। तो ये एक मैं समझता हूँ एक पाकिस्तान की खूबसूरती है। और जहाँ पे मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है तो पीपल्स पार्टी एक लिबरल और डेमोक्रेट और सेकुलर पार्टी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमेशा माइनॉरिटीज़ को ऑन किया है। और आज ईद का दिन है तो हमें गरीब जो हैं जो खुशियों और जो नहीं मनाते हैं तो हमें उनको भी साथ खुशियों में शामिल करना चाहिए। मेरे पास भी हमारे घर में जो मुलाजिम हैं ऑफिस में हैं उन्होंने भी उनका भी हमने ख्याल रखा है। ऐसे नहीं है कि हमारी अलग है, उनका भी हमने ख्याल रखा है। ये है क्योंकि महंगाई है और ऊपर से जो जंग का माहौल है, पेट्रोल ज़्यादा महंगा हुआ है, उसमें बेरोज़गारी भी है। तो इन हालात में हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन जो खुशियाँ नहीं मना रहे हैं हमें उनको भी अपने साथ मनाना चाहिए। बिल्कुल, उनको भी अपने साथ ईद में शामिल करना चाहिए। मुझे कहा जा रहा है एक कमर्शियल ब्रेक के पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब आएंगे तो मेहमान मौजूद हैं और इसी तरह मेहमानों का सिलसिला आज खुशियां हैं। तो पाकिस्तान का ये जो गुलदस्ता है चैनल 5, और इस चैनल 5 के गुलदस्ते में तमाम सियासी और समाजी और जो है शोबिस के सितारे आज इस ईद में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और वक्तन वक्तन आपकी साथ मुख्तलिफ मेहमान जो आएंगे अपनी ज़िंदगी की दास्तान और खुशियाँ और बचपन की वो ईदों की यादें भी यकीनन तौर पर बताएंगे। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आपको हम दोबारा से यहाँ पे अपनी इस महफिल में, खूबसूरत सी महफिल में खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो सितारे मौजूद हैं और हमारे मेहमान मौजूद हैं, खाने पीने का भी सिलसिला जारी है। इसी दौरान हम सवाल करेंगे नजमी साहब से कि सर, मीठा तो खाते रहते हैं सारे साल, ठीक है, सेवैयाँ भी खाते हैं, मिठाई भी खाते हैं, शीर खुरमा वगैरह सब चलता रहता है। ईद में स्पेशली शीर खुरमे में बड़ा जोर है, क्यों? नहीं, वैसे तो मैं लाइफ में मीठे से बहुत दूर भागता हूँ क्योंकि डायबिटिक हूँ, तो मीठे से दूर ही रखता हूँ अपने आप को। लेकिन अभी निशानदेही होगी अभी हाँ मीठे से दूर लेकिन ईद भागते के हैं। दिन शीर खुरमा में मुझे पसंद है क्योंकि मेरी वालदा मरुमा हमेशा बनाया करती थी, माशाल्लाह। तो शीर खुरमा की मेरी जरूर होता है कि शीर खुरमा होना चाहिए। खाने का शौक है या कभी कुकिंग भी की है? कुकिंग का सिवाय जब जेल में थे तभी करते थे, जिया के दौर में, बाकी कभी जेल बहुत कुछ सिखाता है सर, बिल्कुल। बहुत हाँ। वहाँ पे कई ईदें भी गुजारी है हमने जेलों में। अच्छा, वहाँ की जेल में, वहाँ की जो ईद वहाँ होती थी यहाँ की उसमें- जेल, वहाँ की से मुराद बाहर की सर नहीं, यहीं की शादी जेल है। शुदा है, अब तो जाहिर है लोग वो कहते हैं ये घर दो पे जेल का आके- जिक्र कर आप रहे हैं। समझे एक ना। आपका नहीं, मैं समझ गया जी, अभी जी। कि एक जेल जो अभी जेल में है आप, जी हाँ जी जी। और जो पहले सियासी जेल में थे वो सुन रही है भाभी, सुन रही है भाभी, जरा
नहीं सुने। अल्लाह करे ना सुना होगा, मैं कोई ऐसा बोलूं घर भी जाना है। आप और डर जाएं सर, ऐसा हो नहीं सकता। जी जी। नहीं, डर पड़ता है भाई हर शरीफ आदमी को। देखिए हम्म, मतलब ये कि हम उसमें घर में हमारी ईद तो मैंने बताया ना पहले दिन ही होती है, अच्छा। दूसरे दिन तो सुबह से रात तक पार्टी वर्कर्स होते हैं और हम होते हैं। सर ये तो सारा साल चलता है ना भाई। नहीं ईद पे ज्यादा होता यासीन आज़ाद साहब, आप बताइएगा सर कि खाने में क्या पसंद है? जो भी मिल जाता है शरीफ इंसान की तरह, जो कि मर्द हम सारे शरीफ हैं, अच्छा अच्छा। जो भी मिल जाता है बिस्मिल्लाह करते हैं, उसमें तो नहीं कह सकते कि अच्छा बना नहीं मर्द बना, और शरीफ। और ये भी नहीं बता सकते नमक कम है या ज्यादा है, ऐसा ही। सर सच्ची बात पूछो ना, मुझे जो मिल जाता है वही खा लेता हूँ। ये तो सही में फरमाइश नहीं शरीफ है करता भाई। किसी किस्म है। की, मैं भी कोई भी खाने पे नहीं। फरमाइश नहीं करता। अच्छा फरमाइश नहीं। और चूंकि अमूमन मैं घर में खाना कम खाता हूँ, बाहर ज्यादा खाते बाहर हैं? ज्यादा खाता हूँ, तो ओह, वो जरा डिफरेंट है। आप थोड़ा सा एहतियात करने लगा हूँ, जिस तरह नजवी साहब ने कहा डायबिटीज का मामला है, जी, हार्ट जी, का जी, मामला जी। है, तो थोड़ी सी एहतियात करने लगा हूँ। पहले मैं कोई एहतियात नहीं करता था ज्यादा, बिल्कुल। बारीक तो ये खाना तो करता सर ये मजबूरी हो गई ना, ये एहतियात तो बाद में आएगी, ये तो मजबूरी है अब तो। लेकिन ये खाने पीने के शौकीन है मतलब। था। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सर साहब, आप। जी जी। मैं सारी जिंदगी हॉस्टल में गुजारा हूँ, हम्म। घरों में भी, अपने घर में भी गुजारा हूँ, और नजमी जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा जेलों में भी रहे हैं, तो हमने कभी फरमाइश नहीं की, जो भी सामने मिल जो गया भी घर मिला अल्लाह वालों तेरा ने शुक्र। बस खा लिया। कोई ईद में भी कोई फरमाइश नहीं? नहीं, मैंने कभी नहीं की है। जो भी मेरी वालदा मरूम करती थी, अभी जो बीवी मेरी बनाती है बच्चों के लिए, तो कोई फरमाइश नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब आप की कोई फरमाइश होती है या फिर आपको ही फरमाइशें मिलती हैं कि बस ये भी लाना है, ये भी लाना है? आप बताएं कि पूरे रमज़ान में जिस तरह से आप भी समोसे, पकोड़े और खीर वाली सेवैयाँ खाते हैं, जी। और स्पेशली खीर वाली सेवैयाँ मेरी फरमाइश पे घर पे हर तीसरे दिन चौथे दिन बनती है। बनती है। और समोसे और पकोड़े और मिठाइयाँ, तो सही ये है। तो बच्चों की फरमाइश होती है कि ऑफिस से वापस आओगे तो वैसे हमारे मेरे लिए ध्यान में एक बात आ रही है कि आप डॉक्टर हैं, तो लोग रमजानों में इतनी बदपरहेजी करते हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, समोसे पकोड़े ये वो, तो डॉक्टर साहब आप देखा जाए तो असल ईद तो फिर आप लोगों की हो गई ना। नहीं देखो, बदपरहेजी तो होती है, लेकिन ये को पूरा साल ये तली हुई चीज़ें या बाजार वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। उसके हाँ। बाद जो अपनी हेल्थ के केयर करते हैं तो वो परहेज भी पे आ जाते हैं, वॉक भी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं हूँ, हम बाहर का होटल का खाना अब नहीं खाते, वो मेरे साथ भी, क्योंकि आई एम किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, तो मैं घर का ही खाना प्रेफर करता हूँ। Prefer और करते वैसे ही डॉक्टर कहते हैं कि आप घर का खाना ही खाएं, क्योंकि वो एक फ्रेश होता है, हेल्दी होता है। साफ होटलों के और बाहर के खाने वो प्रिजर्व फूड होते हैं, और आपको पता है उनमें मीठे से के शौकीन है? सॉरी मीठे के स्वीट्स? मीठा, ये रसगुल्ले है ना, ये स्पेशली अभी मैंने 2 खा लिए। बिल्कुल। अच्छी बात। मगर यहाँ पर जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो हम सर हम जो ना अपनी केयर भी उसी तरह से करते हैं ना। हम बाहर का खाना नहीं खाते, डेली वॉक करते हैं, सिगरेट नहीं पीते, शीशा नहीं पीते, तो ये हमारी हैबिट में है ना। तो बिल्कुल वो सर। इस तरह से डॉक्टर बोलते हैं, जिस तरह मैं कहूँ वो उसको फॉलो करो, जिस तरह से मैं केयर करता हूँ उसको फॉलो नहीं या तो करो। डॉक्टर साहब खुद ही 2-2 रसगुल्ले खा रहे, फिर पेशेंट कहाँ जाए? अच्छा, यहाँ पर जो है ईद का के साथ साथ 23 मार्च और इसके साथ साथ जो है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर पे यकीनन बड़ा कशीदगी रही, तनाव रहा, और हमारे पाकिस्तान फ़ौज के, पाकिस्तान रेंजर्स के, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवानों ने, एफसी ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और शहादतें दी हैं, तो उनको भी नजमी अल्ताफ़ इस ईद पे नहीं भूलना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो पड़ोसी मुल्क ईरान में कशीदगी रही, उस पर भी जो जंग रही, वो भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए जी, बात ये है कि हम तो यहाँ बड़े मज़े से ईद मना रहे हैं, वो जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जिनको हर वक्त देखिए गोली आ रही है, बम आ रहा है, सलाम उनको है, बिल्कुल जो ऐसे। हमारे आराम के लिए अपने बच्चों को छोड़ के, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं, और वो अपनी जान हथेली, और रोज़ हम देखते हैं कि पर 2 जवान शहीद हो गए, कभी इधर बम फट गया, ये शहीद हो गए। ये सिर्फ हमें शायद कहना आसान लगता है, लेकिन उनकी फैमिली से उनसे पूछें कि वो किन हालात से गुजरते हैं। वो हमारे आने वाले कल के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे कुर्बान कर हैं। देते हैं। ईरान की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को
में अगर जरा भी गैरत है तो बस इसके हर खिलाफ इंसान को, हर क्योंकि आज तो पूरी आलम इंसानियत जो है ना जाग उठी है। उनको भी स्टेप लेना चाहिए, सिर्फ बयानबाजी नहीं, लेकिन इस्लामी ममालिक को मैं पाकिस्तान समेत कहूँगा कि अब दिस इज द टाइम कि आप यकजा हों, आपस के इख्तलाफात दूर करें और बिल्कुल। सब मिल के बैठ के करें कि भाई अब ये बहुत हो गया, इसराइल की गुंडागर्दी आज भी वो फलस्तीन में मार रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। रंगून में मारा जा रहा है मुसलमानों को, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अब कब तक? मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त है, और ईरान ने अपना एक कैरेक्टर दिखाकर, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान कोई बहुत बड़ी फौज है या कुछ है, लेकिन ईरान ने जो जंग लड़ी वो अपने कैरेक्टर से लड़ी है, अपने असले से नहीं लड़ी है, असले से नहीं लड़ी। कैरेक्टर से लड़ी है। हौसला। और आप देख लें कि यौम अली पे कितना हजारों लाखों की तादाद में वो निकल कर आए बिल्कुल। जबकि बम पड़ रहे थे। तो वो कैरेक्टर अब पूरी मुसलमान दुनिया को वो दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल अपने देखना आप- पड़ेगा। यासीन आज़म साहब, आज के दिन अगर उन शहीदों को और गाजियों को याद करना भी बड़ा ज़रूरी है। सर, शहीदों को याद करना, गाजियों को याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि आपने एक हवाला दिया अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान का, जी हाँ। इस जंग को मैं डिफरेंट वे में देखता हूँ। ईरान के और इसराइल के और अमेरिका की जंग से कंपेयर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। राइट। नंबर 2, इसी अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर जो हालत लीबिया की बनाई, शाम की बनाई, इराक़ की बनाई और मुस्लिम ममालिक में जितनी तबाही और बर्बादी की, आज मैं ये समझता हूँ कि ईरान जो है वो पूरी मुस्लिम दुनिया के मुसलमानों की जंग लड़ रहा है। और आज अगर ईरान का भी वही असर होता है जिस तरह शाम, इराक़ या इन दो मुल्कों का हुआ, तो फिर मेरे ख़्याल में ये बदमाशी मज़ीद आगे बढ़ेगी बिल्कुल। और किसी और की भी बारी आ सकती है। तो मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि ईरान इस वक्त जितनी कुर्बानियाँ दे रहा है, इसमें तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए ये ज़रूरी है कि वो ईरान का भरपूर साथ दें। और एक बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ईरान ने एक स्टैंड लिया कि जहाँ जहाँ यूएसए के फ़ौजी अड्डे हैं मैं वहाँ अटैक करूँगा, और जिन मुस्लिम ममालिक ने उनको अड्डे बनाने की इजाज़त दी है वहाँ भी मिसाइल बरसते हैं, लेकिन वापसी कोई जवाब नहीं दे रहा, जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि अड्डे देने वाले अब खुद पछता रहे हैं बिल्कुल। कि हमने अपनी हिफाजत के लिए इनको बुलाया था, ये हमारी क्या हिफाजत करेंगे, अपने आप को नहीं बचा सकते। तो ये जो जंग है आज के प्रोग्राम के हवाले से और पूरी कौम के हवाले से मैं अपील करता हूँ कि इस जंग में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ईरान को अल्लाह ताला फतह दे, ताकि मुस्लिम उम्मा के किसी दूसरे मुल्क की तरफ बदमाशी से कोई ना देख सके। बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर ऐसा साहब, डाउनफॉल की सूरत में मामला मजीद ख़राब होता खराब हुआ हो नज़र आ सकता रहा है। है। बिल्कुल। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, अगर बात की जाए तो इस 23 मार्च का महीना और फिर माह रमज़ान का महीना जो गुजरा वो भी बड़ा अहम, मगर इसके साथ साथ सर पिछली जंग में बड़ा पाकिस्तान की कौम ने मिलकर एक मार्का हक हासिल किया। फिर इसके साथ साथ जो कि यासीन आज़म साहब ने भी कहा कि अफ़गानिस्तान की जो जंग है वो भी बड़ी अहम इसीलिए भी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी तरफ से जो है कहीं ना कहीं जो तहरीक तालिबान और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके हमले जो हो रहे हैं उस पर भी अफवाज पाकिस्तान की बड़ी अहम कुर्बानी है। जनाब, अब पाकिस्तान की तरफ से जो लोग शहीद हुए हैं उनको सुर्ख सलाम, जनाब जो गाजी हैं उनको सुर्ख सलाम, जिसमें आवाम भी शामिल है। बिल्कुल। और मैं थोड़ा आपको बताऊं कि इंसानी तारीख लाखों सालों पर मुश्तमिल है। उस लाखों सालों में रिटन तारीख 10,000 साल तक की है। इस 10,000 साल की तारीख में जो फर्स्ट इंपीरियल पावर है वो पर्शिया था, ईरान था, और साइरस द ग्रेट और दारस द ग्रेट ने जाकर ये यरूशलेम हो, आपका ग्रीक के इलाके हो, सब जाकर उन्होंने फतेह किए और फर्स्ट इंपीरियल पावर था। और हमारा इंडस वैली भी उसके साथ था, जुड़ा हुआ था। तो हमारे जो ताल्लुकात हैं इंडस वैली के, जिसको हम आज पाकिस्तान नाम दें, इंडस वैली के, उनके ईरान से, पर्शिया से 2,500 साल से ताल्लुकात है। उसके बाद सिकंदर आज़म जब यहाँ आया, दारस से उसकी जंग हुई और फिर वहाँ इंडस वैली में आया, तो इंडस वैली ने अलेक्जेंडर से जो जंग की थी, तारिखदान जो ग्रीक्स लिखते हैं, वो उन्होंने पर्शिया का साथ दिया था। और उस जंग में ये हुआ
کہ آخر میں الیگزینڈر کو دوبارہ جانا پڑا اور راستے میں اس کو ملیریا ہوا یا کوئی اور چیز بھی اس کا انتقال ہوا. تو یہ ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے, مختلف مذاہب آئے, مختلف سویلائزیشنز آئیں, اور ابھی جو حالات جو بن رہے ہیں اس میں آگے چل کر کیا ہوتا ہے nobody knows. جی. اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور آخری بات کہوں کہ فرسٹ ورلڈ وار تھی, اس وقت 5 جو ہے پاورز تھے. ایک تھا برطانیہ, ایک تھا فرانس, ایک تھا جرمنی, ایک تھا آٹونومس اور یہ جو ٹرکی والا, اور ایک تھا رشیا. اس فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ساری لکیریں چینج ہو گئی. ایسے ہی. اچھا, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ہوا کہ برطانیہ اتنا کمزور ہو گیا کہ امریکہ نے برطانیہ کو کہا کہ آپ کی کالونیز جو بھی ہیں, جس میں ہم بھی تھے, اور فرانس کی کالونیز یا اسپین کی کالونیز, ان کو آزاد کریں. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پارٹیشنز ہوئے ہیں, یہ دو جو بھی چیزیں ہوئی. میرا خیال سے اس وار کے بعد بھی دنیا کی لکیریں اوپر نیچے نظر آ رہی ہیں, مڈل ایسٹ کی ہو یا کہیں بھی ہو. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے, مگر ہمیں چیزوں کو تاریخی طور پر اور انٹرنیشنلی چیزیں دیکھنی چاہیے. بالکل سر, یہ لمبی ایک گفتگو ہے اور اس پہ یقیناً آنے والے دنوں میں آپ سے پروگرام میں بات چیت کریں گے. ڈاکٹر صاحب, اس عید کے موقع پہ جس طرح سے ہم ان تمام شہیدوں کو بھی یاد کر رہے ہیں, غازیوں کو بھی یاد کر رہے ہیں, کیسے اپنے الفاظوں میں خاص طور پر عید کے موقع پہ ان کو خراج تحسین پیش کریں گے؟ بالکل, ہمیں ہماری جو پاک آرمی کے جوان ہیں جو بارڈروں پہ لڑ رہے ہیں, ہماری حفاظت کر رہے ہیں, ان کو یاد کرنا چاہیے. ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی فیملیاں ہیں, وہ بارڈر پہ عید تو نہیں منا رہے ہیں لیکن پورے پاکستان کی قوم ہے, اس کی پروٹیکشن میں. اور جو دشمن ایک کالی میری آنکھ سے جو دیکھ رہا ہے پاکستان سے, اور ہماری یہ بدنصیبی ہے جن کو ہم نے 40 سال اپنے دلوں میں پالا, ہمیں ان کو سب کچھ دیا, اب وہی ہمیں مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو ہمیں فخر ہے ہماری پاکستان فوج پہ, اور جن کا لیڈر ہے عاصم منیر صاحب, وہ جو جس طرح سے وہ دلیری سے پاکستان کا مقدمہ لڑتا ہے انٹرنیشنلی, اسی طرح سے جو ہمارے جوان ہیں انہوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے, چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو. اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا کو جس طرح سے انہوں نے جواب دیے, ان کے 6 جہاز گرا دیے, اور مودی نے آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا, اس پہ تبصرہ بھی نہیں کیا ہے. وہ اتنا شکست خور ہو گیا ہے کہ ان کو وہ آئندہ یہ سوچے گا بھی نہیں کہ پاکستان کے لیے ہم لڑیں. اور میرا یہ میسیج ہے کہ ابھی پوری دنیا کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ابھی میں کہتا ہوں کہ ابھی پیار بانٹنے کی جنگ ہونی چاہیے, محبت کرنے کی جنگ ہونی چاہیے, کیونکہ اس جنگ میں صرف طیارے یا جہاز یا میزائل نہیں گرتے یا وہ ختم نہیں ہوتے. ہمارے جو جوان ہیں, جو ہمارے ہیں یا کسی ملک کے جو جوان ہیں, وہ بھی شہید ہوتے ہیں, غازی ہوتے ہیں, ان کے بچے, ان کی فیملیاں ہوتی ہیں, بلڈنگ کولیپس ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے, لوگوں کے بزنس ختم ہو گئے ہیں, لوگوں کے جتنے بھی پوری دنیا کولیپس ہو گئی ہے. تو ہمیں جو ہے نا ابھی جو ہے نا محبت کرنے کا کرنا چاہیے, جس طرح سے آج عید ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور عید کی خوشیوں میں شامل ہوئے اپنی فیملی کو چھوڑ کے, اور چینل 5 کی فیملی اور پورے پاکستان کی فیملی جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں. آپ آئے. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سینئر قانون دان اور بڑے بڑے بھائی سردار یاسین آزاد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. نجمی عالم صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہمیشہ آپ کی محبتیں ہمارے ٹی وی چینل اور ہمارے فیملی کے ساتھ رہتی ہیں. چاروں مہمانوں کا شکریہ. یہ سلسلہ جاری ہے اور وقتاً وقتاً مہمان آئیں گے, ہوسٹ بھی چینج ہوں گے, اینکر بھی چینج ہوں گے, مہمان بھی چینج ہوں گے, اور اسکرین پہ جو ہے یہ خوشیاں جو ہیں چلتی رہیں گی, دیکھتے رہیں گے. لیکن چینل 5 آپ کے ساتھ اسی طرح سے جڑا رہے گا, چاہے ہوسٹ ہم ہو چاہے کوئی اور ہو, مہمان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور انشاءاللہ اسی طرح. جی سر, بہت شکریہ. جزاک اللہ.